ये मैं चाहता तो इसको एक एक क्वेश्चन करा के छोड़ सकता था, लेकिन मेरे को चांस नहीं लेना। चलो सर। ओके। कोड बताओ सर। पी एल आर ई 5। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। चलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का इनकम टैक्स क्लास। और इनकम टैक्स में हम लोग अभी लास्ट वीक, लास्ट दिन एचआरए कैलकुलेशन कर रहे थे। आज भी करेंगे। आज एचआरए भी होगा, आरएफए होगा, कुछ होमवर्क भी था। मैं देखता हूँ जितना डिस्कशन हो सकता है करूँगा। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। बेसिकली सैलरी के अंदर हम लोग ऑलरेडी क्या बोलते हैं इसको, 115 बीएससी तो डिस्कस किए ही थे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट और नया था। और बाकी ट्रेडिशनल वाला आप लोगों को बोले थे नॉर्मल प्रोविजंस लिख लेने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ट्रेडिशनल या नॉर्मल प्रोविजन से क्वेश्चंस बहुत पूछता है। इवन क्वेश्चन में क्या क्या करता है आपको क्या बताऊं, वो क्वेश्चन लिख के बता देगा। जैसे ये देखो, कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को मिस्टर मोहित का। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिख के दे दिया ना नीचे, एज्यूमिंग ही एक्सरसाइज दी, क्या लिखा है? He exercised the options of shifting out of the default tax regime provided under section 150। शिफ्ट करनी, शिफ्टिंग आउट माने 115 बीएससी अप्लाई नहीं हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बोल देगा, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर देगा। शिफ्ट आउट करेगा तो मेंशन कर देगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन में भी आई थिंक बोला है, क्या लिखा है? मिस्टर राजकुमार एक्सरसाइज द ऑप्शंस ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115। तो भले ही 115 बीएससी एक इंपॉर्टेंट टैक्स सेक्शन है, मतलब जिसके तहत आपका टैक्स लायबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस आता है, या फिर अगर आपका 80C से 80O का बेनिफिट नहीं है तो आप 115 बी से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रियल लाइफ में, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है बहुत सारे लोग बिना 115 बीएससी के थ्रू से टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो इसलिए एग्जाम का भी क्वेश्चन 115 बीएससी छोड़ के आएगा, इसका चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने ज्यादा ऐसा नहीं कि नहीं नहीं सर हम तो 150 बीएससी में कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा और उसमें क्या मेंशन करेगा आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए आपको सारा चीज जानना चाहिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो कि 115 बीएससी में एचआरए तो फुल्ली टैक्सेबल होता है ना। 115 बीएससी में जैसे यहाँ पर हम लोग एचआरए में कैलकुलेशन कंप्लीटली किया सेक्शन 1013A के तहत, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कर करके आप लोगों को थका रहा हूँ, है ना। लेकिन सेम थिंग जब आप 115 बीएससी में भी करते हो तो वहां पर जितना ईचर आपको मिलेगा पूरा टैक्सेबल होता है। तो फिर वहां पर तो झमेला नहीं है ना, मेहनत नहीं है, तो आपको ये सब वर्किंग करने का जरूरत नहीं है, तो इतना रूल्स याद रखने का जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन आप बोलोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एचआरए का तो हम उसको 115 बीएससी मान के कर देंगे, नहीं सर। आपके मानने से ना मानने से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन बड़ा है कि आपका मानना बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, आप क्या मानोगे नहीं मानोगे क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन जो बोलेगा आपको वो करना। चलो आज भी क्वेश्चन करेंगे। आज तो एचआरए के साथ साथ आरएफए का भी दिन है। ठीक है, आरएफए इन द सेंस रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, और भी देखता हूँ जो भी क्वेश्चन हो सकता है, मोटर कार के बारे में भी बताना है। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, जितना हो सकता है आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन डिस्कशन आंसर डिस्कशन सब करूँ। चलो एक काम करो तो सर, होमवर्क डिस्कस करता हूँ उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मेरे साथ साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन सैलरी, एचआरए एक्सेट्रा।
Mr. X, an employee of P Limited, gives the following info. Gives the following info for previous year 23. Basic equals to 15,000 per month till December 23, and thereafter 18,000 per month. ठीक है, DA 40% of basic. DA 40% of basic. 25% for RB. Commission है 1% on turnover. ठीक है, turnover of previous year 23-24 is 12 lakh, 12 लाख. ठीक है, 12 lakh. HRA received 1800 per month till September 23, and thereafter 2,200 per month. Per month. रेंट पेड है 3,000 पर मंथ. टिफिन अलाउंसेस 1,200 पर मंथ. टिफिन and medical allowances 100 rupees per month. बस कैलकुलेट करो. कैलकुलेट टैक्सेबल HRA. सेक्शन 10 अब सेक्शन 39. चलो मुझे 5 मिनट 2-3 मिनट टाइम है आपके पास, करके बताओ. आशा करता हूँ सभी ने लिख लिया सर. কি স্যার অনলাইনে যারা আছিস একটু বল, লিখেছে সবাই কোশ্চেন? স্যার পুরো হ্যাঁ স্যার। কোশ্চেন পুরো কোশ্চেনটা কেউ একটা বললো কি পুরো কোশ্চেনটা কি একটা বললো, বুঝতে পারলাম না. না স্যার ঠিক আছে. ठीक है सर. चलो सर 3 मिनट, किसका जवाब पहले आता है मुझे? क्या होगा टैक्सेबल HRA?
कर रहे हैं सर सब कोई, बोलो। ओके हो गया। बोलो आंसर बोलो। Taxable amount 9,990. 9,900 वेरी गुड सर, सही बात, सही है। एकदम सही बात। 9,990। जिसमें HRA रिसीव 24,000 एचआर रिसीव 24,000 है, एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड वही हुआ है। हाँ, और 40% सैलरी 87,900. आरकार एस्टे गोपाल कहा गया सर। हाँ, 9,990 एस्टे। हाँ हाँ, सिल्वा का हो गया है। और किसी का आया है सर? सर आमी कोनिका कोनिकार হয়ে গেছে? আচ্ছা কোনিকার হয়েছে, সিলভার হয়নি। আমি বললে বুঝতে পারবো সবসময়। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে আমার। আচ্ছা সিলভারও বলছে হয়ে গেছে, ठीक है। और किसी का हुआ है सर? अच्छा ये टिफिन अलाउंस और ये मेडिकल अलाउंस का क्या करोगे? सैलरी शीट में क्या टैक्सेबल होगा? सर ये टिफिन अलाउंस मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। ये देखो, ये अलाउंस का एक लिस्ट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ रेजिम इन द सेंस दोनों। ये देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस दोनों माने एक 115 बीएससी एक ऑप्शनल वाला। ये देखो फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में क्या क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, ठीक है। देखो जरा ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ता है और कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा, डियरनेस अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा, ओवर टाइम अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस। सिटी कॉम्पेंसेटरी मैंने जैसे मानो आप कोलकाता से बैंगलोर जा रहे हो, वहां का खर्चा ज्यादा है तो एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है, फुल्ली टैक्सेबल होगा। इंटरिम अलाउंसेस बीच बीच में कभी कभी देता रहता है, सर्वेंट अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, टिफिन लंच डिनर अलाउंसेस, जिसमें मैंने आपको टिफिन अलाउंस बोल के दिया, एनी अदर कैश अलाउंसेस, ठीक है। और क्या था? वार्डन अलाउंसेस, ठीक है, देखभाल करने के लिए वार्डन देते हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस माने तुम मानो किसी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम अपना काम छोड़ के, उस कंपनी का काम छोड़ के दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, या फिर कंपनी जब आप जॉब छोड़ रहे हो तो कंपनी आपको बोल रहा है कि ठीक है आप जॉब छोड़ सकते हो बट सिमिलर काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी को थोड़ा सा डर लगता है कि भाई क्योंकि तुमको काम आता है, तो अगर बाई चांस तुमको जो काम आता है वो काम कंपनी का इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन अब तुम जॉब छोड़ रहे हो, तो जब तुम जॉब छोड़ रहे हो और आपको काम आता है तो फिर तुम उसके बिजनेस में इम्पैक्ट दे सकते हो। इसलिए कंपनी बोलता है कि एक काम करो, तुम काम न्यू बिजनेस स्टार्ट मत कर देना, मेरा कॉम्पिटिटर मत बन जाना, ठीक है, बदले में मैं तुमको एक अलाउंस पे करूंगा, इसको बोलते हैं, ठीक है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। वार्डन तो मैंने बेसिकली आपको कोई वार्डन देगा, ठीक है, उसको वार्डन अलाउंस बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय अदर देन ब्लाइंड डीफ एंड डम्ब
ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप 3200 टका पर मंथ का छूट रहता है ना। लेकिन नॉर्मल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नॉर्मल लोगों के लिए फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं। तो याद रहेगा? हाँ सर, ये सब याद रखना पड़ेगा। ये सब कौन सा अलाउंसेस टैक्सेबल है इसका लिस्ट। ये सब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोगों को ना लिख लेना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को घर पे क्या करना चाहिए, मैं तो दिखा दे रहा हूँ, आप लोग क्लास ऑन करके भी लिख लो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, नोट्स को डाउनलोड करके या मेरे से लेके भी लिख लो जरूर सर। अपने मैट में, मेरे मैट से जहां से मिले लिख लो। फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम, इसका भी डेटा दिया है। जैसे आपको पता है इसमें से काफी सारा चीज कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बने 115 PSE और ऑप्शनल बने जो पहले चलता था अभी भी चल रहा है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस पार्टली है फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट, ठीक है, लेकिन पार्टली है ऑप्शनल में, जैसे कि HRA। स्पेशल अलाउंस के अंदर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंस, ये सब को छोड़ के, स्पेशल के अंदर किसी किसी चीज को छोड़ के, जैसे ट्रैवलिंग, डेली, कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्ट, इनको छोड़ के बाकी अगर कोई भी स्पेशल अलाउंसेस हो सेक्शन 10-14 में आपको छूट मिल सकता है। इसका एक पूरा लिस्ट आगे है ना सर, लास्ट दिन पढ़ा रहा था। ठीक है, वो ट्राइबल एरिया अलाउंसेस उसी में से था ना। अच्छा ये देखो, और क्या है, द एक्सेप्शंस इन A to D above are partly exempt under both the taxes। मैंने ये A से लेके D जो है ना, ये दोनों जगह में, मैंने चाहे 115 BSE हो या फिर ऑप्शनल वाला हो, दोनों जगह में ये पार्टली एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, जैसे कल आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया ट्राइबल एरिया अलाउंस, तो 300 टका मैंने दिया था और आपको 200 टका करके छूट मिला था, एग्जेम्पशन मिला था, और 100 रुपीज करके 12 महीने का 1200 टका टैक्सेबल हुआ था। याद है सर? वेरी गुड। ये सब लिस्ट का मैं क्या बताऊं आपको, आपको पता होना चाहिए। अच्छा इधर देखो, और एक है फुल्ली एग्जेम्प्ट ओनली अंडर द ऑप्शनल टैक्स। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में एग्जेम्प्टेड होता है, बाकी इसमें नहीं है, 115 PSE में नहीं। जैसे अगर कोई हाई कोर्ट का जज है, उनको अलाउंस दिया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई salary and allowances paid by the United Nations Organizations UNO, ठीक है, UNO में जो काम करते हैं, यूनाइटेड नेशंस माने वर्ल्ड वाइड बहुत सारा कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी मेंबरशिप संख्या, इंडिया भी यूएनओ का मेंबर है सर। तो वहां पर जो सैलरी या अलाउंसेस यूएनओ में जो काम करते हैं उनको जो मिल रहा है, उनका सैलरी एग्जेम्प्टेड माना जाता है। ठीक है, समचरी अलाउंसेस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, ये जो समचरी अलाउंसेस होता है ना, ये हर किसी को नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को मिलता है। अलाउंस का नाम है समचरी अलाउंसेस। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ सर। ये बेसिकली दिया जाता है गवर्नमेंट, उस तरह का गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फॉर विजिटर्स को एंटरटेन करने के लिए, मैंने जो भी उनके ऑफिस में आते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए दिया जाता है। चलो मैं इसका मतलब थोड़ा सा आपको गूगल करके ही समझा देता हूँ। अब हमेशा डिटेल्स तो देता नहीं है इंस्टीट्यूट भी। समचरी अलाउंसेस क्या बोलता है सर? Sumptuary allowances is benefit given to certain government employees to cover the cost of entertaining visitors, and these allowances are exempt from taxation, so individuals can claim them as deduction when they are filing their returns। ठीक है, कौन किसको नॉर्मली मिलता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिलता है, कैबिनेट सेक्रेटरीज को मिलता है, जज एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है, डिफेंस ऑफिशियल्स को मिलता है, इंडियन रेलवे ऑफिसर्स को मिलता है, ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ नेशनल सेंट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट वगैरह को मिलता है। इसको समचरी अलाउंसेस बोलते हैं। ठीक है, अपने क्लाइंट को या जो भी उनके साथ मीट करते हैं, उनका जो कॉस्ट ऑफ एंटरटेनिंग विजिटर्स जो इनसे मिलता है, उनका जो कॉस्ट, उसके लिए उनको जो भी खर्चा करना पड़ता है, वो खर्चा उनके लिए उनके हाथ में एग्जेम्प्टेड होता है। याद रहेगा ना सर? ठीक है, तो चीजें पता चले तो समचरी अलाउंसेस भी आपको समझ में आ गया। बाकी in case of 1 to 3 above, the respective acts provide for such exemptions, notwithstanding anything contained in the Income Tax Act 1961. In case 2, exemption is provided under the respective act, not anything into the contrary contained in any other law। माने बेसिकली इनको छोड़ के कोई और चीज हो तो वो टैक्सेबल हो सकता है। नाउ पॉइंट इज, अच्छा फुल्ली एग्जेम्प्ट और क्या है? अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया। अच्छा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप इंडिया के बाहर आप
आपको काम करने के लिए कुछ अलाउंसेस ग्रांट किया जा रहा है गवर्नमेंट से एम्प्लॉय, लेकिन इंडिया के बाहर काम करने के लिए अलाउंसेस दिया जा रहा है, वो भी फुल्ली एक्सेप्टेड होता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में कहा गया है। ठीक है, देखो सर मैं रीड क्यों करवाया, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन सा अलाउंसेस मोटा मोटी, अब आप लिख लिख के जितना याद कर लोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि क्या पता एग्जाम में कौन सा पार्ट उठा के देगा, किसी को नहीं पता। हाँ, पॉपुलर में से जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, मेडिकल अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, ये सब पॉपुलर देखा गया है। ठीक है, मैंने नॉर्मल में, बाकी एचआर वगैरह तो है ही पॉपुलर। ठीक है, ये जज वगैरह का जो खेल आपको मैं बताया, यूएनओ का जो खेल बताया, अगर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा होगा तो इस तरह का अननोन चीज मैंने जो इतना पॉपुलर क्वेश्चन में देखा नहीं जाता, ये भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो पॉपुलर होता है जैसे आपको मैं बताया, लेकिन यू मस्ट नो। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर चीज पता नहीं रहेगा तो पूरा क्वेश्चन ठीक करके भी एक रह जाएगा ना सर। और एक छोटा सा एरर, क्या पता अगर कॉपी टफ चेक होगा तो नंबर ना दिया तो, ऐसे पार्ट मार्किंग रहता है, पर एक छोटा सा गलती, टैक्सेबिलिटीज का आंसर तो गलत आ जाएगा ना, और एक गलती मैंने भी गलती गलती तो होता है। बस इसीलिए मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ और आप लोग तो पेशेंसलेस हो जाते हैं सर। पेशेंसलेस का जगह ही नहीं है। तो ये एक है, और लास्ट दिन जो बोला था स्पेशल अलाउंसेस में 10 सबसेक्शन 14 में, इसका भी एक लिस्ट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं तो क्या है ना, आप लोग बोलोगे सर हम लोग पढ़ा नहीं है, ये सब बात मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पढ़ा क्या नहीं है भाई, पढ़ लो। कल तो बताया था ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स। ठीक है, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हिली एरियाज, याद है ना। हाँ, 800-300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशंस, 7,000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। हाँ, हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस, अनकॉग्निजेनियल क्लाइमेट अलाउंसेस, स्नो बाउंड्री अलाउंसेस, एवलांच अलाउंसेस। एवलांच समझते हो, एवलांच क्या होता है, किसी को पता है एवलांच क्या होता है? हाँ हाँ, वेरी गुड सर। किसी किसी माउंटेन एरिया में बर्फ, माने बर्फ क्या होता है, बर्फ का ग्लेशियर अचानक से ना, माने क्या बोलते हैं उसको, टूट जाता है। फिर मानो कि एकदम 2,000-3,000 फीट ऊंचाई से पूरा वो बर्फ गिर जाता है नीचे। अब इस तरह से जब भाई बर्फ गिरता है तो वहां पर जो मिलिट्री लोग काम करते हैं ना, उनका जान का खतरा हमेशा बना रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, दिसंबर एंड से लेके 3 महीना बहुत डर रहता है कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल के बॉर्डर में, सिक्किम में बहुत डर रहता है। क्या पता कब बर्फ आके तुमको उड़ा के लेके जाए, और उसके अंदर तुम गिरोगे ना, वो बर्फ के अंदर इतना, एक तो ठंड है, ठंड में तो जम ही जाओगे, और सेकेंडली सांस रोध होके मर जाओगे। और कब आएगा किसी को नहीं, लेकिन वो 24/7 है ना, एटलीस्ट बारी बारी में देता है, कभी ये दे रहा है कभी वो दे रहा है, लेकिन जो खड़ा है जिसका किस्मत खराब होगा जाएगा। ठीक है, तो एवलांच अलाउंसेस, स्नो बाउंड एरिया अलाउंसेस, इस तरह का अलाउंसेस दिया जाता है। तो इसमें नॉर्मली 800 और 300 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफाइड लोकेशंस, केस टू केस। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको बोल देगा 800 है कि 300 है। अगर एक्स्ट्रा देगा तो 800 तक छूट देना है, 8 तक। हाँ हाँ, सियाचिन वाला पूछने का चांसेस रह सकता है। तो 7,000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अच्छा, एनी स्पेशल compensatory allowances in the nature of border area allowances, remote locality allowances, difficult area allowances और disturbed area allowances। इसमें 1,300, 1,100, 1,050, 750, 300, 200 डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफाइड लोग। इसका इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया है। ठीक है, अच्छा, ये तो मैं कल बोल दिया था, ये बहुत पूछता है ट्राइबल एरिया वाला। ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, एजेंसी एरिया काफी बार देखा गया है, हम लोग के टाइम पे भी पूछता था। अच्छा, any allowances granted to an employee working in any transport system
to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running such transport from one place to another, provided that such employee is not in receipt of daily allowances. माने any allowances granted to an employee working in a transport system. Suppose आप रेलवे में काम करते हो, suppose आप क्या बोलते हैं इसको, रोड लाइंस में काम करते हो, ठीक है, तो आपका जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है ड्यूटी के टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्रोवाइडेड दैट सच एम्प्लॉय इज नॉट इन रिसीप्ट ऑफ डेली अलाउंस. अगर उसको कोई डेली अलाउंस नहीं मिलता है, मानो कि वो ट्रांसपोर्ट में जो काम करने वाला एम्प्लॉय है उसको कोई डेली अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन काम करने के दौरान जिस टाइम पे वो ड्यूटी कर रहा है उस टाइम पे उसका पर्सनल कुछ खर्चा हो सकता है, क्योंकि वो लोग 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है. तो ऐसे टाइम पे अगर उनको कोई अलाउंसेस दिया जा रहा है ताकि वो डेली काम कर सके, ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, 70% ऑफ सच अलाउंसेस अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर मंथ इज एग्जेम्प्टेड. जितना आपको अलाउंसेस दिया जाएगा उसका 70% या फिर 10,000 टका पर मंथ मैक्सिमम. मैंने किसी को मानो 20,000 अलाउंसेस मिला ड्यूरिंग दी ड्यूटी पर्पस, ड्यूटी के लिए, हाँ, ये घर ले जाने का पैसा नहीं है, ये ड्यूटी करने के समय का पैसा है. अगर उसको डेली अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे मानो सरकारी लेवल में या किसी कंपनी के केस में इस तरह का अलाउंसेस होता है, तो 20,000 का 70% जितना होता है, कितना हो जाएगा 20,000 का 70%? 14,000. 14,000. लेकिन 14,000 आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम 10. ठीक है, समझ में? अच्छा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, बहुत पूछते हैं. 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड. इसका मैं कराया था ना क्वेश्चन, नहीं कराया था? करवाया था ना, होमवर्क में है, वो मैंने दिया था कल वाला क्वेश्चन में. अच्छा अच्छा, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑन हिज चाइल्ड, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड. मैंने एक ही तरह का है सीए और हॉस्टल एक्सपेंडिचर, इसमें 100 टका पर मंथ पर चाइल्ड है अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड है, इसमें 300 टका पर मंथ पर चाइल्ड है अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. मैंने बेसिकली तीसरा बच्चा के लिए क्यों नहीं मिलेगा, ये बेसिकली सरकार का एक तरह का नियम है, ये तो पूरा पूरी हो जाना चाहिए. हम दो हमारे दो, इंदिरा गांधी ने भी चालू करने का कोशिश किया था पर वोट में हार गया था. हाँ सर, इंदिरा गांधी कोशिश किया था हम दो हमारे दो भारत में लागू करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करता है, ऐसे ही देश का आबादी इतना घना है, ऊपर से और बच्चा पैदा करके दो की जगह 4, 6, 8, 10, ये माथा खराब करने वाला. एक बीबी से 4 बीबी माथा खराब कर देता है. तो चाहे कोई जात पात का मैटर नहीं है, धर्म का मैटर नहीं है, देश का सिचुएशन तो समझो. इजाजत है बोल के कुछ भी करोगे क्या आप, है ना, बात समझने का है. नहीं मेरा इजाजत है हम कर सकते हैं, बात इजाजत का है नहीं, बात सिचुएशंस का है. खाना नहीं खिला सकते, जो सरकार नौकरी नहीं दे सकता, तो देश का सिचुएशंस बिगड़ेगा, क्वालिटी लाइफ बिगड़ेगा, फिर बोलेगा मोदी ने बिगड़ा दिया, जो भी सरकार चलाएगा वो बिगड़ा दिया. ऐसे थोड़ी होता है. आप अपने लाइफ फैमिली के लिए जिम्मेदार खुद भी तो बनोगे, ये सारा जिम्मेदारी मोदी ममता लोग बना के रखेगा. आपका परिवार खुशहाल रहे, इसको फैमिली प्लानिंग कहते हैं. आपका फैमिली मेंटेनेबल हालत में रहे, ये देखने का जिम्मा तो आपका भी होता है. ये सारा चीज चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ही होता है. वो देश संभालेगा कि लोगों को बोलेगा भाई आप 2 बच्चा पैदा करो, 3 मत करो, 3 बच्चा पैदा कर 4 मत करो, 4 शादी मत करो. अब इसीलिए सरकार, जब नॉर्मल में लोग समझता नहीं है फिर रूल लागू करना पड़ता है. अब ऑलरेडी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी लागू कर दिया, यूनिवर्सल सिविल कोड, सबके लिए इक्वल कोड है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन पारसी सिख सबके लिए. क्या क्या नियम लागू कर दिया. ऐसे ये गवर्नमेंट भी लागू करेगा, लेकिन कंट्रोवर्सी के कारण नहीं कर पा रहे. कंट्रोवर्सी क्यों, कि कुछ पर्टिकुलर तबका के लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारे धर्म के अगेंस्ट में जा रहा है, इस तरह का बात करके मुश्किल पैदा कर रहा है, लेकिन वो भी लागू हो जाएगा. उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोल दिया कि शादी करने के लिए 4 शादी अलाउड नहीं है, माने एक बीबी रहते रहते दूसरा बीबी नहीं आ सकता. ठीक है. अच्छा, प्रॉपर्टी में भी इक्वल राइट्स, लड़का लड़की का इक्वल राइट्स. जैसे पुराने हिंदू समाज में चलता था ना कि लड़की शादी हो जाए तो फिर उसका अधिकार
बाप की जमीन पे नहीं रहेगा, इस तरह का चलता था। तो इस तरह का ट्रेडिशन हिंदू समाज में अभी भी चलता है, तो वो भी कैंसिल। इक्वल राइट्स, आपका 2 बच्चा हो, दोनों बच्चों पे आप अपना प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। ससुराल में जाके बीवी को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा डजंट मैटर, बेटी को आपका प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेटी। सर बेटी प्रॉपर्टी लेके जाएगा क्या ससुराल में? नहीं, प्रॉपर्टी लेके क्यों जाएगा, प्रॉपर्टी का इक्वल वैल्यूएशन दे दो जितना होता है, सिंपल। तो इस तरह का रूल लागू किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। ऑलरेडी उत्तराखंड कर लिया, वो इंडिविजुअल स्टेट के हिसाब से किया है, पूरा देश में अभी लागू होने के लिए सेंट्रल रूल लागू करना पड़ेगा। बस उत्तराखंड गवर्नमेंट इसीलिए लागू कर पाया क्योंकि सेंट्रल इस पे अप्रूवल देके रखा है। सेंट्रल में आ ही जाएगा, बस ये मोदी जीतने का बारी है, वो आने से वो हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, जब देश एक हो तो इक्वल रूल सबके लिए लागू होना चाहिए। एक्सेप्ट सिर्फ ट्राइबल बेल्ट पे लागू नहीं करेगा, ट्राइबल बेल्ट पे लागू नहीं करेगा क्योंकि ट्राइबल माने जो लोग प्योर ट्राइबल बेल्ट है, जो लोग अभी भी जंगल एरिया में रहते हैं और ट्राइबल माने एकदम पुराना आदिवासी कल्चर फॉलो करता है, उनके ऊपर लागू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे सामाजिक तौर तरीके से परे, ठीक है, और उल्टा उनका पॉपुलेशन बढ़े ये जरूरी है। उनका तो पॉपुलेशन वो तो एंडेंजर्ड सिचुएशंस में, ठीक है, उनको बचाना जरूरी है। जैसे अंडमान में कुछ ट्राइब्स रहते हैं, है ना, तो इस तरह का लाक्षाद्वीप में कुछ ट्राइब्स रहते हैं, उड़ीसा के अंदर कुछ रहते हैं, उनको बचाना जरूरी है, और उनका पॉपुलेशन बढ़े तो अच्छा है। देखो, कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस 2600 पर मंथ, कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस 1000 पर मंथ, ठीक है। Any special allowances in the nature of country insurgency allowances granted to the member of the armed force operating in areas away from their permanent locations. ये बेसिकली किसको मिलता है? जो लोग आर्म फोर्स में काम करते हैं, लाइक मिलिट्री, ठीक है, जो जवान लोग होते हैं ना, मिलिट्री जवान बोलते हैं ना हम लोग, तो मिलिट्री वालों को मिलता है, उनके फैमिली मेंबर्स को मिलता है स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस। जब देश में किसी भी तरह का वार सिचुएशन या सिविल सिचुएशन वार सिचुएशन पैदा होता है, तब उनके फैमिली मेंबर को दिया जाता है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में उनका कुछ भी हो सकता है। 3900 पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन द अनकॉग्निजेंट एंड अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस 800 टका पर मंथ। Any special allowances in the nature of high altitude allowances granted to the member of the armed force operating in high altitude areas. फॉर एल्टीट्यूड 9000 से 15000 फीट में काम करेगा तो उसके लिए 1060 पर मंथ, और अगर 15000 फीट के ऊपर में काम करता है तो 1600 पर मंथ। अगर कभी कश्मीर विजिट करते हो तो कश्मीर में एक जगह है पहलगांव बोल के, ठीक है, पहलगांव बोलते हैं लोग, वहां से एक जगह होता है चंदनवाड़ी बोल के, ठीक है, चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी से एक्चुअली अमरनाथ का यात्रा शुरू होता है। वो चंदनवाड़ी में जब पहुंचोगे वो एक्चुअली 15000 फीट के ऊपर है, वहां पर आर्म फोर्सेस एकदम लाइन लगा के खड़ा है। मैं देखा वहां पर जाके, ऐसे और भी जगह हो सकता है क्योंकि इंडिया में हिमालय तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं, तो वहां पर चंदनवाड़ी में मैंने एकदम लाइन लगा के आर्मी ऑफिसर्स को खड़ा होकर देखा, जिनको 1600 टका पर मंथ का मिल जाता है। मिलना भी चाहिए सर। हम लोग चंदनवाड़ी में हम लोग हार्डली 1 किलोमीटर आप पर राइड करना पड़ता है, मैंने चढ़ के चलना पड़ता है। उस 1 किलोमीटर चलते चलते ना नॉर्मल लोगों का हालत खराब हो जाता है। तो मैं सोचो कि वो लोग डेली 10 किलोमीटर आप 10 किलोमीटर डाउन रेगुलर करते हैं, नॉर्मल बात है उनके लिए, तो जैसे कोई चीज ही नहीं है। Any special allowances in the nature of special compensatory highly active field area allowances, highly active field area granted to member of armed forces 4200 per month, and any special allowance in the nature of island allowances जैसे कि अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में मिलता है 3250 पर मंथ। इनको क्यों मिलता है? क्योंकि अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप मेन लैंड से काफी दूर में पड़ता है। इवन वहां पर जो भी ड्यूटी करने जाता है ना, वो इजीली मेन लैंड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। मन किया चलो माँ से मिल के आते हैं ट्रेन करके, मन किया चलो बस से माँ को मिल के आते हैं, पापा को मिल के आते हैं, दोस्त को मिल के आते हैं, पॉसिबल नहीं है। इवन वहां पर चोर चोरी करके भी भाग नहीं सकता। क्यों? चारों तरफ तो समुद्र है, कहाँ भागेगा? सीरियसली, इसलिए अंडमान में चोरी नहीं होता, ना के बराबर, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मैंने
मानो कि कोई बोलेगा कि हम भाग जाएंगे चोरी करके, कहाँ भागोगे? इसीलिए तो पुराने जमाने में ब्रिटिश लोग क्यों सबको अंडमान में जेल में डालता था, यही तो रीजन था। ये अंडमान, अब तुम किधर भागोगे? मेनलैंड इंडिया से, कोलकाता से इतना दूर, चेन्नई से इतना दूर, मैप में इतना दूर है तो ओरिजिनल में कितना दूर होगा? ठीक है। अच्छा इधर भागोगे, थाईलैंड तो तुमको एंट्री नहीं देगा, म्यांमार तुमको एंट्री नहीं देगा। ठीक है, तो फिर बेसिकली तुम इधर पूरा फंस गए सर, पूरा फंस गए। सिमिलर चीज लक्षद्वीप के लिए भी होता है। लक्षद्वीप तो और भी छोटा है, फिर भी अंडमान दिखता है, लक्षद्वीप तो दिखता भी नहीं है। ये देखो, ये सब छोटा 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 बहुत सारा द्वीप है लक्षद्वीप में। ये देखो, ये कवरत्ती इसका मेन कैपिटल है, Yes. इसका कैपिटल है कवरत्ती, ये इसका मेन है। मैंने सिर्फ इसका कैपिटल एरिया ही इतना छोटा है, और बाकी जो आसपास में आइलैंड दिख रहा है, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड, दूसरा आइलैंड से तीसरा आइलैंड, सब गांव है। ठीक है, लेकिन सोचो कि इधर से इधर जाना होगा तो कितना टाइम लगेगा। ये अगत्ती है। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि आप समझ में आ रहा है कि क्यों आइलैंड में भी उन लोगों को अलाउंसेस जॉब करने के लिए दिया जाता है। तो ये सब देखो समझने वाला बात है। मैंने ऐसा नहीं कि हाँ देता है उन लोगों को, हाँ तेरा तो बहुत अच्छा बात है तुमको देता है, भाई क्यों देता है, क्यों देता है? अगर ये बात जान लो ना तो फिर कितना देता है जानने का बहुत देरी नहीं लगी, है ना। अगर तुमको ये पता चल जाए भाई क्यों देता है, तो फिर कितना देता है जानना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगा। बस इसीलिए मैंने थोड़ा अलायंस का आप लोगों को रट्टा लगा। अब बाकी थोड़ा आपका मेहनत है, आप इसको याद कैसे करोगे। ठीक है, देखो भाई अब बच्चा जैसा एकदम गोदोल में दूध तो नहीं पिला सकते तो बचपन में होता था ना ऐसे करके, हाँ बेटा पिला देते हैं दूध, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कोशिश किया मैंने आपको जितना हो सकता है, क्योंकि ये सब जरूरी बातें हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा किसी को नहीं पता। No idea, sir. Most unpredictable है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जिनका जिनका हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है वो थोड़ा मेरे साथ चलो। अच्छा जैसे कि मैं कल सिखाया था उसी तरह से किया गोपाल, बेसिक, डीए, कॉट, ये तीन हमको बेसिकली सैलरी के लिए चाहिए। अब मुझे एक चीज बता कि इस क्वेश्चन के अंदर एक अप्रैल टू सितंबर का एक एरिया है ना, तो अक्टूबर से दिसंबर का एक एरिया है, और जनवरी से मार्च का एक एरिया। मैंने तीन अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर घटा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या क्यों क्यों देखो, क्योंकि इसका 15,000 पर मंथ चल रहा था टिल दिसंबर, फिर उसके बाद 18,000 पर मंथ हो गया। ठीक है, तो और उसके बीच इधर बीच में देखो कहाँ चला गया, HRA 1800 पर मंथ टिल सितंबर, इसलिए सबसे पहला चेंज तो सितंबर में आया, उसके बाद नेक्स्ट चेंज दिसंबर में आया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तीन अलग अलग डिपार्टमेंट बन गया। तो आप अगर शुरू में ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा, और एक्यूरेसी का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो अभी आपका सैलरी का मतलब अब अगर आप पहले से लिख लेते हो ना थोड़ा अच्छा रहेगा, बेसिक डीए कॉट, तो इसका कॉट भी है, बेसिक भी है, डीए भी है। तो स्टार्टिंग में इसको सैलरी है 15,000, उसका डीए कितना है 15,000 का 40% का 25%, तो 15,000 का 40% उसका 25%, तो कितना हो जाएगा सर, करके बता मुझे। 1,500, और कॉट कितना है 12 लाख का 1% मैंने 12,000, और पर मंथ करे तो इसको, नहीं सॉरी 12 लाख का 1% कितना होता है 12,000, और क्योंकि ये मंथली चल रहा है तो एक एक मंथ में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 1,000। ठीक है, तो अप्रैल टू सितंबर का सैलरी मिल गया, अक्टूबर टू दिसंबर का 15,000 तब भी चल रहा था ना, क्योंकि उसका सैलरी चेंज हुआ दिसंबर में आके, तो बेसिक तो 15,000 तब भी था, डीए 1,500 यहाँ पर भी है, और कॉट कॉट भी 1,000 है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। तो अक्टूबर टू दिसंबर में भी सैलरी सेम ही है, लेकिन जनवरी टू मार्च में खेल थोड़ा बदलेगा, क्योंकि जनवरी में टू मार्च में उसका सैलरी बेसिक हो गया 18,000, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 18,000, 18,000 का अब डीए कर दूंगा 18 का 40 और 40 का 25,
तो बन जाता है सर 1800, 1800 और प्लस में कर दूंगा 1000। तो ये क्या सुविधा हुआ मेरे को कि मेरे को पहले से ही पता चल गया कि किस केस में सैलरी क्या होगा, फिर आगे कोई झमेला नहीं होगा। अब पहला केस में मैं क्या करूंगा सर, ये पर्टिकुलर में एचआरए रिसीव कितना किया वो देख लेता हूँ। एचआरए रिसीव तो अप्रैल टू सितंबर में आपने एचआरए रिसीव किया 1800 का, है ना, 1800 का। अक्टूबर टू दिसंबर में आपने एचआरए रिसीव किया 2200 का, है ना, और यहाँ पर आपने किया 2200। यानी देखो आपका एचआरए का चेंजेस कब हुआ है, सितंबर में जाके हुआ है ना। तो 1800 करके चल रहा था, सितंबर तक चला, फिर जाके 2200 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर भी आंसर में अप्रैल टू सितंबर 1800 ठीक है, फिर उसके बाद 2200 दे दिया। तो ये एक हमको चाहिए था, दे दिया। बी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस, रेंट पेड कितना कर रहा है वो, 3000 पर मंथ कर रहा है। तो 3000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हम लोग को ऑलरेडी सैलरी मिल चुका है 1500, 15000, 16000, 17500 का 10%, 1750। तो 3000 माइनस 10% ऑफ 17500 करने से आ जाता है 1250, माइनस करने से। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इधर आ जाएगा 3000 माइनस 10% ऑफ, सेम ही होगा ना, 10% ऑफ 17500, इसका भी सेम 1250। और इसका हो जाएगा 3000 माइनस 10% ऑफ, यहाँ पर सैलरी चेंज हो जाएगा 20800 के ऊपर होगा 920। चेक कर लो सब कोई, जो लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो और जो पहले भी किए वो भी चेक कर लो। क्या है ना, आप लोग अंदर में भी बहुत बार गड़बड़ करके रखते हो। अच्छा, क्वेश्चन में कौन सा शहर का बंदा है बोला नहीं, मैंने दिल्ली बॉम्बे कोलकाता चेन्नई के बारे में कुछ नहीं बोला। तो अगर दिल्ली बॉम्बे कोलकाता चेन्नई नहीं बोला तो क्या मान के चलेंगे, तो फिर 40% मान लेंगे। तो 40% ऑफ सैलरी लेते हैं। तो 40% ऑफ 17500 कितना, कितना होगा सर, 7000। ठीक से बोलो, 7000 क्यों होगा, 7000 हो रहा है इसका, और इसका 8000। 8320, ठीक बोला ना। तो 40% ऑफ सैलरी हो गया। तो 3 पॉइंट चाहिए था, एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी। अब ये तीनों डेटा में से जो जो कम डेटा है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अप्रैल टू सितंबर में सबसे कम पॉइंट ये हुआ 1250, सही है ना। अक्टूबर टू दिसंबर में भी सबसे कम 1250, और जनवरी टू मार्च में भी सबसे कम 920। तो एक काम करते हैं, काम और आसान हो जाएगा। एग्जाम्पशंस क्या हो जाएगा सर, एग्जाम्पशंस पहला वाला केस में मैंने अप्रैल टू सितंबर में 1250 करके कितना महीना, अप्रैल टू सितंबर माने 5 महीना ना, नहीं 6 महीना। अप्रैल टू सितंबर माने कौन मास, 6 मास, है ना, 6 मंथ्स। तो 1250 इंटू 6, अक्टूबर टू दिसंबर माने कितना महीना, 3 महीना। और जनवरी टू मार्च माने कौन मास, कितना करके है, 920 इंटू 3, इसका हो जाएगा 7500, इसका हो जाएगा 3750। चेक करके बोल गोपाल। और 920 इंटू 3 करके 2760, ठीक है। बस काम खत्म, पैसा हजम। तुमको एचआरए अभी तक का टोटल कितना मिला है, 1800 करके 6 महीने का, प्लस 2200 करके 6 महीने का,
24,000 का तुमको एचआरए रिसीव हुआ है। यहाँ से तुम एग्जेम्पशंस को माइनस कर दो, ये तीनों को टोटल करके, तीनों को टोटल करो, 7,500, 3,750 और 2,760, तो बनता है आपका 14,010। माइनस कर दो सर, 9,900। ठीक है, सो ये तरीका आई थिंक बेस्ट तरीका है। ऐसा करने से आपको हाँ गलती का चांसेस एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। सिस्टमेटिक एरर का चांसेस बहुत कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही इतना क्लियर कट कर रहे हो, तो आपको माने कोई कोई क्या करता है ना, पूरा करता है फिर बीच में ना खो जाता है, भाई क्या करे कहाँ क्या है। ठीक है, कहाँ क्या है, तो अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से गड़बड़ होने का चांसेस सबसे कम हो जाएगा। इसीलिए मैं ये सब सॉल्व करवा रहा हूँ, और कोई चारा नहीं है बात। बाकी तो बहुत लोगों का आंसर आ भी गया था। आप लोग मुझे बताओगे थोड़ा, सबको समझ में आया? आर्जो, अभिजीत, कोनिका, प्रिया, शौमनिता, शिल्पा, तेज, नील नहीं है, दर्श नहीं है, रेगुलर जो लोग करते हैं। नील आज कहाँ डॉक्टर के पास गया है? और क्या उसका क्रिकेट ही चल रहा है। अच्छा, और एक क्वेश्चन चलो करवा देते हैं। वो अच्छा, सैलरी शीट बना लो सर। क्योंकि क्वेश्चन में था तो दे देना चाहिए। तो सैलरी में बेसिक आ जाएगा, मैंने जस्ट एक एक्सट्रैक्टेड, ये कंप्लीट सैलरी शीट तो नहीं है, वो बस टीए और एमए का क्या करे उसके लिए। तो यहाँ पर 15,000 करके उसका 9 मंथ का सैलरी मिल रहा था, है ना? सैलरी शीट फॉर दी अप्रैल टू मार्च, है ना, 9 महीना। तो 15,000 करके उसको कितना दिन तक मिला? 15,000 करके उसको मिला अप टू दिसंबर तक। तो 15,000 इंटू 12, सॉरी 9, और 18,000 इंटू 3, जब सैलरी इंक्रीमेंट हो गया तो 15,000 इंटू 9 प्लस 18,000 इंटू 3 करके कितना आ रहा है सर? 1,89,000। डीए, डीए आरबी आएगा कि नॉर्मल आएगा? 40% ऑफ बेसिक, माने 1,89,000 के ऊपर 40% कितना होता है सर? 75,000। हाँ, 75,600, सॉरी 75,600। कॉट कॉट आएगा, कॉट आएगा बिल्कुल सर। कमीशन ऑन टर्नओवर कितना है? 12 लाख का 1%, 12,000। एचआरए, एचआरए जो टैक्सेबल हुआ, कितना टैक्सेबल हुआ सर? है ना, ये है टैक्सेबल एचआरए। एचआरए जो टैक्सेबल पार्ट है, एग्जेम्पशन वाला नहीं है। एग्जाम में इतना मेहनत करके एग्जेम्पशन पार्ट को टैक्सेबल मत लिख देना हड़बड़ी में, इसलिए मेंशन कर देना एग्जेम्पशन को, टैक्सेबल को मेंशन करना, खुद के लिए ही करना। नहीं तो हड़बड़ी में ना क्या होता है कि मेंशन नहीं किया, आंसर सही है पर एग्जेम्पशन को टैक्सेबल में पुट कर दिया, टैक्सेबल को एग्जेम्पशन में पुट कर दिया, फिर एक आंसर ही गलत हो जाएगा। एचआर टैक्सेबल हो जाएगा 9,990। मेडिकल अलाउंसेस क्या करना चाहिए? हाँ सर, क्वेश्चन में था ना, मेडिकल अलाउंसेस 1,200 पर मंथ और टिफिन अलाउंस, सॉरी मेडिकल 100 पर मंथ और टिफिन 1,200 पर मंथ। क्या करें इसका, बोलो सर? फुल्ली टैक्सेबल। पढ़ा तो दिए ना, पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा है? वेरी गुड। 100 इंटू 12, 1,200, और टिफिन भी आ जाएगा सर। टिफिन को लंच अलाउंसेस भी बोल सकते हैं, टिफिन अलाउंसेस भी फुल्ली टैक्सेबल है। कितना होता है 12 से इंटू 12? कभी एक जमाने में टिफिन अलाउंसेस 800 টাকা तक छूट होता था। 800 টাকা तक एनुअली छूट होता था, मतलब जितना तुमको मिलेगा उसके से 800 টাকা करके, मैंने पर मंथ के हिसाब से 800 টাকা तक छूट। अभी नहीं है।
यहाँ पे तो फुल्ली टैक्सेबल कर दिया, तो 12 से इंटू 12 कितना, क्या बोला सर, 1200 में निकले ना निकले, अब कंपनी का पॉलिसी है, देता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अब जितना दे रहे उतना ही कम क्या है, ले लो। हाँ इस चैप्टर का बुक क्योंकि नया इसी पे लगता है जनरली ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम इसी टैक्सेशन में आता है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सर मेहनत नहीं देख पा रहे आप, कितना सारा चीज एक साथ याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये तो पार्टी शुरू हुई। 14,400 ग्रॉस सैलरी, सॉरी नहीं नहीं, ग्रॉस सैलरी कितना है टोटल करके, 3 लाख। 2000 ये सबका मैच हुआ है, देख तो टोटल करके कत एसছে टोटल है, हाँ 3 खबर লাখ তাই এসছে, 190। ঠিক আছে, ठीक है सर, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिस्टम, अभी मैं इसका नेट सैलरी तक इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेन पर्पस एचआरए है, और एचआरए के साथ साथ वो जो टुक टक दे रहा है ना, उसका क्या करे, है ना, अचार डाले कि खा ले। और एक क्वेश्चन कर ले बाबा, मेरा भी शांति हो जाए, मैं कराता हूँ नॉर्मली ये भी। मिस्टर एक्स, an employee of P Limited, gives the following info. For previous year 23-24. Basic equals to 8,000 per month. Till July 23. Thereafter, $12,000 per month. TA 25% of basic, 40% for RB. कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखता है, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि 40% आरबी डायरेक्ट ऐसे बोल रहा हूँ, बट एग्जाम सिचुएशन में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि नहीं, रिटायरमेंट नहीं लिखता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वो लैंग्वेज का मतलब भी यही होता है, ठीक है, सब बात का ध्यान रखना है बाबा, क्या दे दे क्या पता। कमीशन 300 पर मंथ, HRA 800 पर मंथ till November 23, and then 1,500 पर मंथ। Rent paid 2,000 per month till January 24, and then 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। बस कैलकुलेट करो वही
एग्जाम्शन अंडर सेक्शन Exemption will not say. 1013 एक ही बात है, ग्रॉस सैलरी तक पहुंचना है तो भी करना है ना। कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी भी अगर बोल दे तो बात तो वही है। अगर क्वेश्चन आपको मानो कि ये वाला बात बोला नहीं, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1013 ने नहीं बोला, डायरेक्ट बोला कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, तो भी तुमको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम कैसे करोगे, है सर? नहीं तो कैसे ग्रॉस सैलरी चालू हो जाएगी बिना एचआरए कैलकुलेशन का? क्या चालू करोगे? क्योंकि एचआरए का जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, बाकी तो बस टाइम पास है। चलो ये करके बताओ सर। जो लोग चुपचाप बैठे हो मेरे साथ साथ चालू, कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पर ना थोड़ा सा बाइफर्केशन ज्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट में बनेगा सर। बेसिक डीए, कमीशन ऑन टर्नओवर तो दिया नहीं है, जब दिया नहीं है तो ज्यादा माथा ना लगा। एक चीज का ध्यान रखे सर, यहाँ पर ये जो बंदा है ना एक पी लिमिटेड में काम करता है, इसका चेंज कब कब हुआ है उसको प्लीज दिखे। बेसिक 8,000 करके चल रहा था, जुलाई में चेंज हो गया, फिर 12,000 करके देता गया। तो यहाँ पर एक चेंज है, तो जब भी आप एग्जाम करो क्वेश्चन करोगे ना तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा अंडरलाइन करो, यहाँ पर एक चेंज है जुलाई में। उसके बाद एचआरए 800 टका चल रहा था, नवंबर में चेंज हो। उसके बाद 2,000 करके रेंट दे रहा था, जनवरी में चेंज हो। तो एक चेंज, दो चेंज, तीन चेंज, है ना? तो 3 बार चेंज है, इसका मतलब 4 कॉलम बनेगा। 2 चेंज होता तो 3 कॉलम बनता। मैं समझाता हूँ, बड़ा सिंपल बात करना। आपका अप्रैल से लेके जुलाई का एक चेंज एरिया है, अगस्त से लेके नवंबर का एक चेंज एरिया है ना? अगस्त में क्या बदला थे? अच्छा, अप्रैल टू जुलाई, फिर अगस्त से नवंबर में बदला, फिर दिसंबर से जनवरी का एक चेंज एरिया है, और फिर जनवरी से फरवरी से मार्च का एक चेंज एरिया। तो 4 चेंज कॉलम है, तो आपको चारों चेंज को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिमाग की बत्ती जलाए और करे। अच्छा, आपका सैलरी अप्रैल टू जुलाई में कितना था? 8,000 तो बेसिक था ही, और साथ में डीए कितना मानेंगे? 8,000 का 25% और उसका 40%। 8,000 का 25%, उसका 40%। समझ रहे ना बात? 8,000 इंटू 25%, जितना आएगा उसका 40% करना, इंटू 40, माने बनेगा 40% ना। सॉरी, क्या सब आ गया, ये कैलकुलेटर ना मेरा बहुत गड़बड़ है। क्या हो गया? क्या? नहीं नहीं, मेरा कैलकुलेटर गलत हो गया।
8,000 का 25%, उसका 40%, कितना है रे? 8,000 इंटू 25% इंटू 40%, 800, 800 ना, 800 ही हो। अप्रैल टू जुलाई में आपका बेसिक है 8,000 और 800 हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, डीए। फिर आपका अगस्त से नवंबर में सैलरी हो जाएगा 12,000 और आपका डीए हो जाएगा 1200। चेक करके देख लो, सेम प्रोसेस। दिसंबर टू जनवरी में 12,000 बेसिक और डीए हो जाएगा 1200। फरवरी टू मार्च में डीए हो जाएगा 12,000 और डीए हो जाएगा, सॉरी, बेसिक 12,000, डीए हो जाएगा 1200। ये एरिया है सर, ये आपको बड़ा काम आने वाला काम है, आप पहले लिख लें। अब अप्रैल टू जुलाई में एचआरए रिसीव कर लेंगे। एचआरए रिसीव्ड हो जाएगा कितना, इधर 800 रिसीव हुआ था, इधर भी 800, बट उसके बाद चेंज हो गया था। 800 के बाद चेंज हुआ था कितना सर, 1500, है ना, 1500, इधर भी 1500, बढ़िया है। पॉइंट बी, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड मैंने कितना किया, 3,000 या 2,000, 2,000 करके किया पहले, फिर बाद में 3,000, जनवरी तक 2,000, उसके बाद 3,000। वेरी गुड। तो रेंट पेड कितना है, आ गया, डन, बोलो आंसर बोलो। 480 टैक्सेबल हुआ है, चलो मेरे को पता नहीं, आंसर निकालना पड़ेगा। 2,000 रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड 2,000 है, तो 10% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा, 8,800 का 10% बने 8,800 का 10% बने 880। तो 2,000 माइनस 10% ऑफ 8,800, 1,120। सेकेंड वाला का हो जाएगा 2,000 माइनस 10% ऑफ 13,200, तो कितना हो जाएगा, 680। थर्ड का हो जाएगा 2,000 माइनस 10% ऑफ 13,200, हो जाएगा 680। স্যার और কত এসছে, কোনটা, এক্সামশন ভ্যালুটা কত এসছে? জানি না, আমার কাছেও আনসার নেই, আচ্ছা, সত্যি নেই, হলে তো বলে দিতাম। 2,000 माइनस 10% ऑफ 13,200, 600, गलत लिख दिया सर। फरवरी टू मार्च में रेंट तो 3,000 दिया है, तो मैं 2,000 लिखा, तुम कुछ नहीं बोला। हाँ, 3,000 पर मंथ सैलरी हो गया सर फरवरी से, 3,000 में से माइनस करो, हो गया। पॉइंट सी कर लेते हैं, 408। सबका 480 आ रहा है। 40% ऑफ बेसिक ना सैलरी, तो 8,800 का 40%, इसका 13,200 का 40%, सेकंड का भी उसका बाद भी वही होगा, लास्ट वाला सेम ही आएगा क्योंकि सबका सैलरी सेम है, इसलिए हो गया। तो 3 जो पॉइंट निकालना था हो गया। अब हमें चाहिए एग्जाम्पशन। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ सर, देखो ये वाला खेल थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ हुआ है। क्यों डिफरेंट हुआ है, अप्रैल टू जुलाई में सबसे लोएस्ट है ये वाला, है ना सर। अप्रैल टू जुलाई में एचआरए रिसीव सबसे कम है, अगस्त टू नवंबर में 680 सबसे कम है, दिसंबर टू जनवरी में भी 680 कम है, लेकिन फरवरी टू मार्च में 1,500 सबसे कम। तो आपको
कम वाले को ही जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये चारों को जोड़ो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एग्जाम्पशन लिखता हूँ, 800 करके आपका अप्रैल टू जुलाई मैंने 4 महीना, 680 करके अगस्त टू नवंबर मैंने कितना महीना, 4 महीना, फिर 680 करके 4 महीना, फिर 1500 करके, नहीं गलत हो गया, 4 4 8, ये 2 महीना है, दिसंबर टू जनवरी मैंने 2 मंथ्स तो, और ये भी 1500 करके 2 महीने। तो इधर कितना होता है 3200, इधर कितना होता है 680 इंटू 4 करो, 27 13 60 60, और इधर 3, टोटल करो तीनों, सबको टोटल कर दो। तो आपका एच रिसीव कितना है, एच रिसिप्ट है आपका, ये देखो 3000 और 8800, 1600 मैंने 3800 और इधर 800, 1600, 4600। एच रिसिप्ट 4600 ना। हाँ ठीक है, मैं मंथली पूछ रहा हूँ, अब उसको इंटू कर देंगे ना, मैंने 800 800 और इधर 1500 1500 कितना हो गया 3000, 4600 हुआ, 4600 इंटू क्या करेंगे, इंटू 12 करेंगे, कितना हो रहा है, अच्छा ये तो मंथली में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो 800 इंटू 4, 800 इंटू 4, 800 इंटू 4, 1500 इंटू 2, 1500 इंटू 2, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, सिंपल कर लो इसको, उसी के नीचे नीचे कर लो, एग्जाम्पशन इधर है ना, तो एच रिसीव भी काउंट करो एनुअल लेवल में, तो इसका एच रिसीव भी मैं काउंट कर लो। एच रिसीव 800 करके 4 महीने का कितना होता है, 3200 होता है, 800 करके इधर भी 4 महीना 3200, 1500 करके 2 महीना 3000, और इधर भी 1500 करके 2 महीना 3000, तो 3 3 6, 6 3 9 3 12, 12400। तो एच रिसिप्ट हो गया आपका 12400, इनमें से आप माइनस कर दो एग्जाम्पशन जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, बस टोटल करना है, 3200 2720 1360 3000, कितना है टोटल करके, 3200 2720 1360 3000, तो 12200 माइनस करके कितना आएगा, 21 ये होगा टैक्स, मैं मैच किया, हाँ 480 क्या आएगा टैक्सेबल आएगा, ঠিক কিয়া স্যার কি ট্যাক্সেবল এসেছিল, কত 480 এসেছিল। 480 তো হচ্ছে না, 480 तो नहीं हो रहा है, 2120 टैक्सेबल হচ্ছে। मेहनत कुछ नहीं है सर, सिस्टम में चल जल्दबाजी में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें 4 अलग अलग सिनारियो दिया है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, कहीं पर कुछ मिसिंग हो गया हो, तुम लोग जब डायरेक्ट करने जाओगे कुछ ना कुछ इधर उधर छूट जाता है, मतलब कोई एक गैप शायद मिस हो जाता है, लेकिन इस तरीके से गैप मिस होने का चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए
कछुआ चाल में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर कछुआ सही दिशा में चल रहा है तो, बस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, जरूरत पड़ने से थोड़ा पहले स्टार्ट करना पड़ेगा या हाथ का स्पीड जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली 12 सही है ना सर, ये टोटल 10,200 सही किया ना आप लोगों ने, 3200, 2720, 1360, 3000, 3 3 6 6 2 9 9 1360 है, ये 1360 है, तू नहीं तो बोला था 10,280, ठीक ही है फिर। तो टैक्सेबल 2120, एग्जीबिशन 10,280, एचआरडीसी 12,004। कर लो सर कर लो। इस क्वेश्चन का ये पैटर्न देखा ना सर, ये 1 2 3 4, ये पैटर्न सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न। ठीक है, क्योंकि अप्रैल टू जुलाई में जो मेरा मिनिमम है, अक्टूबर टू नवंबर, अगस्त से नवंबर में मेरा मिनिमम लिस्ट अलग है, और दिसंबर टू जनवरी में भी अलग है, और फरवरी टू मार्च में भी अलग है। ये इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपका लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग केस टू केस चेंज हो जाता है, बिकॉज बहुत बार चेंजेस हुआ है इसलिए। पीएसपी सर, तभी ना मैं कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ी ना आपको प्रूव करना है कि देखो मेरा सही है, ये थोड़ी है। मैं इसलिए आप ये कर रहा हूँ क्योंकि जब इतना चेंजेस मिले तो आप ये वाला सिस्टम फॉलो करो। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप बात आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो सकता है कि कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है, बट बार बार बोल रहा हूँ, आंसर मैचिंग इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। यस सर। ठीक है, क्राइटेरिया है कि आपको हमेशा से सही करना है, और जब भी करके आओ आपको कॉन्फिडेंस रहे कि भाई मेरा तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए ये तरीका अपनाना जरूरी हो जाता है कभी कभी। जब आपको इतना चेंजेस मिल रहा है तो आप क्यों रिस्क लो, है ना। এ সবাই করে নিয়েছে, বলো স্যার। हाँ हाँ, सर सर। वो- देखो, अच्छा एक होमवर्क था, ये वाला तो इजी है, पहला वाला। बेसिक दिया, डीए दिया, कमीशन दिया, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है कि मोटर कार का बहुत सारा हिसाब किताब होता है, शायद मैंने भी डिटेल्स में बोला नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस 15,000 per month बोला। Find out the amount of each exempt in the hands of Mr. Rajkumar, assuming that he paid a rent of 16,000 per month for his accommodation at Kanpur. DA forms part of salary for retirement benefits. बोल दिया। Rajkumar exercised the options of shifting out of default tax regime provided under section 115 BSc. तो इसका जवाब मैं और सॉल्व नहीं कराता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बहुत करवाया, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, आप बस उसका आंसर को कैसे कर पाओगे मैं चेक कर लूँ। यहीं पर है इसका आंसर, वही से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, और क्या हुआ है वो भी थोड़ा बता देता हूँ। मैंने इसको बोलते हैं आलोचना। ठीक है, क्या बोलते हैं, आलो बंगाली में बोलते हैं आलोचना, तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हो, आलोचना बोलते हो, नहीं बोलते, हिंदी में भी बोलता है कोई कोई, आलोचना। चलो क्या, कोई बात नहीं, अच्छा बात, कहीं से भी हो क्या फर्क पड़ता है, तुमको करना आना चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और करना आना चाहिए। मैं कहीं से भी क्वेश्चन दूं क्या फर्क पड़ता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बोल के क्वेश्चन देता है क्या, ठीक है, कि मैं यहाँ से क्वेश्चन दे रहा हूँ। बेसिक पे 40,000 पर मंथ, ठीक है, टीआरएस 6,000 पर मंथ, कमीशन 50,000 पर annum, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज 1,500 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंसेस 15,000 पर मंथ। फाइंड आउट एचआर। देखो इसका जवाब एकदम ये लोग अपने तरीके से दिया है, हम लोग को पता है क्या करना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको, ये लोग क्या किया, पहले एक सिस्टम बना लिया, एचआर रिसीव कितना किया,
एचआरए एक्चुअली दिया कितना था सर? 1,80,000 टोटल करके बताया। यहाँ पर 15,000 पर मंथ करके है, तो 15,000 इंटू 12 है ना, 15,000 इंटू 12 तो बन जाएगा 1,80,000। इसमें से तुमको एग्जाम को हटाना है, और एग्जाम को हटाने के लिए यू नो दी रूल। एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैंने एचआरए रिसीव्ड 15,000 इंटू 12 1,80,000 एक्सेस ऑफ दी मनी। ये लोग इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये लोग बोल रहे हैं एक्सेस ऑफ द एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी ओवर 10% ऑफ हिज सैलरी। बड़ा झमेला है भाई, ऐसे लिखो 10 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ, हाँ ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। रेंट पेड तुमने 16,000 करके 12 महीने का दिया, और 10% ऑफ सैलरी। सैलरी फॉर एचआरए पर्पस क्या होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट। तो बेसिक है तुम्हारा 40,000 है ना, बेसिक है 40,000, डीए है 6,000। अच्छा कॉट बोला है, यहाँ पर तो कमीशन पर एनम वाला दिया है, तो लेंगे क्या? ठीक है, कॉट होता तो लेते, कॉट माने कमीशन ऑन टर्नओवर होता तो लेते। कई बार स्टूडेंट ना थोड़ा सा जोश में आके होश खो बैठते हैं, कमीशन देखा क्या, लालच लप लपा एल्पेनलिबे की तरह ले लिया, ठीक है, फिर वो लालच उसको खत्म कर देगा। इसलिए देखो यहाँ पर कमीशन नहीं लिया, 40,000 प्लस 6,000 इंटू 12 किया, वो कमीशन वाला अमाउंट को स्किप किया। क्यों? क्योंकि कमीशन ऑन टर्नओवर आता है, ओनली कमीशन नहीं आता है। तो 40,000 इंटू 6,000, 40 प्लस 6 इंटू 12 हो गया काम, 1,92,000 माइनस 55,200, 1,36,800। सेकेंड पॉइंट निकल गया। और क्योंकि ये बंदा कानपुर में रहता है सर, और कानपुर बॉम्बे कोलकाता मुंबई चेन्नई के अंदर नहीं आता है ना, तो कानपुर द डिफरेंट सिटी जिसमें 40% आता है। 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब अगेन बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, कॉट इज नॉट हियर, तो 40,000 प्लस 6,000 इंटू 12, तो 40% ऑफ दैट करने से हो जाएगा आपका 2,20,800। इन तीनों में से सबसे लोएस्ट कौन सा है? दिस वन। तो 1,36,800 हो जाएगा आपका एग्जेम्पशन। काम खत्म, पैसा हजम, 43,200 आपका टैक्सेबल ही चल। हाँ, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में और कुछ बोला था क्या? अच्छा, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मोटर कार का और इसका डिटेल्स दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक चीज देखना पड़ेगा। बोला था कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआर एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार assuming that rent paid etc. पॉइंट इज सर, जब हमें एचआरए कैलकुलेट करने बोला है, ध्यान से सुनना बात को, तो मोटर कार का कुछ नहीं किया हम लोग। ये एक्चुअली पार्क्विजिट्स होता है। अब स्टूडेंट के मन में क्या कीड़ा लड़ता है बोल दो, उसके मन माइंड में क्या कीड़ा चलेगा, भाई दिया है कुछ तो काम होगा, यही कीड़ा होता है ना, कहीं तो कुछ इस्तेमाल होगा। 1,500 दिया क्यों भाई पर मंथ, एक काम करो जोड़ लेते हैं उसको सैलरी के साथ, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। जब एचआरए पूछा है तो मोटर कार का कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर ग्रॉस सैलरी पूछता तब मोटर कार का इस्तेमाल होता। तब इसमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉयर है ना, ये फुल्ली टैक्स है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ, अभी इसमें जरूरी नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मोटर कार के बारे में अलग से मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, फिर जाके आपको मैं मोटर कार के बारे में बात करूँ। इस क्वेश्चन में जरूरी भी नहीं था, इसलिए बताना भी मैं यहाँ पर जरूरी नहीं समझ। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन में झमेला नहीं था। সবাই কথাটা বুঝতে পারলো আমার? মোটর কার 1,500 টাকা দিয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু মোটর কারের এখানে কোনো ইউজ নেই এইচআরএ ক্যালকুলেশনসে। তো যতই কিড়া লটকাক মাথাতে, কিছু করব না, ছেড়ে দেবো। বুঝতে পারলি তো? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। देखो यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, मिस्टर श्रीकांत हैज 2 sons, he is received of children education allowance of 150 টাকা पर मंथ। ठीक है, श्रीकांत जी का 2 बच्चा है, 150 টাকা पर मंथ करके उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है। एल्डर सन के लिए 150, सॉरी बड़ा सन के लिए 150 और छोटा बच्चे के लिए 70 टाका पर मंथ मिल रहा है। और इज यंगर बोथ ही सन्स आर गोइंग टू स्कूल, दोनों बच्चा स्कूल जाता है। ही आल्सो रिसीव्स कंपनी की तरफ से 1,800 पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस,
क्योंकि वो ट्राइबल एरिया में है तो 500 टका पर मंथ करके उनको ट्राइबल एरिया अलाउंसेस भी मिलता है। आपको बोला है भाई कंप्यूट करो टैक्सेबल अलाउंसेस। सर आपको रूल पता होना चाहिए, चिल्ड्रन के केस में 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, उनको मिल रहा है 150 करके, बड़ा बच्चा का 150 करके 12 महीने का और 70 टका करके 12 महीने का, इन दोनों को टोटल करना, फिर 100 पर मंथ पर चाइल्ड माने 100 इंटू 2 इंटू 12 करके जितना होता है वो माइनस हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, एल्डर सन के लिए मिल रहा है 150, मैक्सिमम मिलना कितना चाहिए 100। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना बात को, यहाँ पर स्टूडेंट और एक गड़बड़ कर देते हैं, 150 टका मैक्सिमम मिला है उसको, लेकिन क्या बड़ा बच्चा का 150 टका पूरा टैक्सेबल होगा? क्योंकि गवर्नमेंट में यहाँ पर एग्जेम्पशन दे के रखा है कितना, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, तो 150 टका मिला है तो 100 टका करके छूट मिलेगा, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 50 इंटू 12 माने 600। यंगर सन के लिए 70 टका मिल रहा है, तो क्या तुम -100 कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 100 है, अगर 70 मिला है तो 70 ही एग्जेम्पशन, तो 70 में से 70 गया इंटू 12, तो 0 से जो टकरावे 0 हो जावे, तो इधर 600 इधर नहीं, तो अल्टीमेटली तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा 600। एग्जेम्प्टेड 600 माने बाकी कौन सा, ओ सॉरी, हाँ सॉरी टैक्सेबल है, ये 600 टैक्सेबल है। 1200 टोटल कितना मिला था उसको, 150 करके 12 और 70 करके 12, 150 करके 12 70 करके 12 कितना होता है, ऊपर वाला 1800, ये हुआ 840, तो 1840 और 840, इसमें से 840 पूरा पूरी एग्जेम्प्टेड हो गया, तो इसको तो कुछ लेना ही नहीं है, तो 1800 मेरे में से 600 उसका टैक्सेबल, सॉरी 1200 उसका एग्जेम्प्टेड हुआ, 100 रुपया 600 टका टैक्सेबल। मैंने बेसिकली देखो आप यहाँ पर सिर्फ जितना एग्जेम्पशन होगा, यहाँ पर आपने क्या लिखा, मिस्टर श्रीकांत एक्सरसाइज ऑप्शंस ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स। अच्छा देखो एक चीज और, क्वेश्चन ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि 115 बीएसई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि 115 बीएसई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, शिफ्टिंग आउट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ऐसे सिनारियो में आप क्या करोगे, दोनों ही बोल के आओगे। ठीक है, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो दोनों करना है। देखो तो पहला केस में 100 टका पर मंथ करके छूट हो गया, यंगर सन का पूरा माइनस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होता है, दे दो, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस 200 टका पर मंथ छूट होता है ना, 500 टका मिल रहा है इंटू 12 3600, कल भी क्वेश्चन करवाए थे, 25,800 टैक्सेबल अलाउंसेस। ये किस केस में हुआ, जब आप शिफ्ट आउट किए, माने जब आपने 115 बीएसई अप्लाई नहीं किया। नाउ क्वेश्चन इज सर अगर ये बंदा 115 बीएसई अप्लाई करता, माने अगर 115 बीएसई के तहत सरकार के घर में टैक्स भरता तो इनका क्या हिसाब होता, तब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस इनका पूरी टैक्सेबल है, वहां पर कोई छूट नहीं है, चेक कर लो। ठीक है, तो 150 प्लस 70 पर मंथ इंटू 12 करके 2640, ट्रांसपोर्ट तो उधर भी है इधर भी है, ट्राइबल एरिया में भी कोई छूट नहीं है, पूरी टैक्सेबल है, तो अगर वो 115 बीएसई यूज करेगा तो 30,240 टका उसको टैक्सेबल अलाउंसेस मानता है। तो ये होगा आपका कंप्लीट आंसर। सर ये तो हम लोगों के साथ धोखा है। देखो अगर क्वेश्चन मेंशन करता है तो इट्स ओके, नहीं मेंशन करता है तो बुद्धिमान यही होता है कि आप बता दो भाई कि क्या अज्यूम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये उम्मीद रहता है, एक्सपेक्टेशन यही रहेगा आपसे, मेरा नहीं एग्जामिनर का। ठीक है, कि अगर बोला नहीं है तो आप दोनों करके आओ, क्योंकि अभी तो दोनों चल रहा है ना मार्केट में, तो जब दोनों चल रहे हैं तो दोनों ही बताना पड़ेगा। अब हर केस में आपको ऐसा नहीं करेगा,
मैक्सिमम केस में आपको बता देगा। पर मैं आपको, देखो भाई, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और एक चीज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर और एक चीज आप कर सकते हो, ऐसे मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, आप जो भी करोगे assumption ले लेना कि वी assume he is opted for 115 BSc और he is shift out from 115 BSc। जो भी आंसर करोगे उसका assumption जरूर देना। बट बेस्ट इज if there is nothing mentioned in the question, then it's always suggested कि answer in both method। ঠিক है, সবাই বুঝতে পেরেছে? बोलो सर एक बार। हाँ सर। हाँ हाँ, वही कुछ भी लिखो, बट आपका अपना assumptions पुट करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर जिस तरह से था, एक बार 115 BSc बोल के हेडिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, और एक बार 115 BSc शिफ्ट आउट बोल के हेडिंग करके सॉल्व किया गया। কি তাই তো রে? ঠিক যেরকম এখানে দেখিয়েছে ওরকম ভাবেই করতে হবে। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन था, ये कुछ सिमिलर उसी स्टाइल में किया है जैसे स्टाइल में मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबका आया? क्या आंसर आया सर? होमवर्क दिया था मैंने, टैक्सेबल है मिस्टर मोहित का। किसने ट्राई किया? 21,300 नहीं आया, टैक्सेबल 21,300 आना चाहिए। ये आंसर होना चाहिए क्योंकि मैंने इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, ये इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कारण হয় নি এটা কিরে? वो कोई बात है, अगर 1 टका ज्यादा आता फिर भी गलत है। 21,300 की जगह अगर 21,301 भी होता फिर भी गलत है। गोपाल बोल रहे 2,000 ज्यादा है। कारण হয় নি তাহলে, তাই তো? चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। आप लोग ना क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो ठीक से, पढ़ा करो सर। मजा का बात है कि इससे पहले मैं सिमिलर काइंड ऑफ बहुत क्वेश्चन करवाया। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद XY लिमिटेड ऑन a basic salary of 10,000 per month. He is also entitled to DA 100% of basic, 50% of which is included in salary as per terms of employment। माने रिटायरमेंट बेनिफिट 50% RB है। देखो बोला ना मैं आपको कि कभी कभी आरबी के बारे में, रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में, गोपाल देख ले देख ले, कभी कभी आरबी के बारे में क्वेश्चन में ना ऐसे बोलाएंगे नहीं, आरबी आरबी करके चिल्लाएगा कि क्या बोल देगा, 50% ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब भी आरबी ही होता है। द कंपनी गिव्स इन हाउस रेंट अलाउंसेस 6,000 पर मंथ which was increased to 7,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024। माने 1 जनवरी 2024 से उसका सैलरी चेंज होगा। माने दिसंबर तक एक था, जनवरी से बदल गया। ठीक है, 7,000 हो गया। He also got an increment of 1,000 per month in his basic salary। हाउस माने HRA भी बदल गया, हाउस सैलरी भी बदल रहा है, 1/2 माने फरवरी से बदल रहा है। रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग 23-24 इज एज अंडर। अप्रैल टू मई उसने एक्चुअली कोई रेट ही नहीं पे किया क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ, और आपको मैं बताया पेरेंट्स के साथ रहने से क्या होता है। क्वेश्चन करवाया ना कल। जून टू अक्टूबर 23 में उसने 6,000 पर मंथ भरा, और कहाँ रहा? गाजियाबाद में रहा, जिला गाजियाबाद। ठीक है, जिला गाजियाबाद एक मूवी था उत्तर प्रदेश में, समझ गए सर? अरे मैं मूवी का नाम बता, जिला का। नवंबर 23 से मार्च 24 तक 8,000 पर मंथ फॉर एन एकोमोडेशन इन दिल्ली। ठीक है, कहानी बदल सकता है। Compute his gross salary for 24-25 assuming he exercised the options of shifting out of default taxation provided under section 150। तो अगर ऐसा बोल देता है इट्स इजी फॉर यू, है ना? जब ऐसा बोल देगा तो आपके लिए आसान हो जाता है। अगर ये बोलता है 115 BSc, तो जितना HRA मिला है सब टैक्सेबल है। आपको तब इतना झमेला ही नहीं करना है, जो मिला है इंटू 12 करके टैक्सेबल, कुछ काम ही नहीं है, माथा ही नहीं लगाना इतना सारा चीज, है ना? दे देगा लेकिन आपको बोका बनाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ इतना बोल देता कि ही इज ऑप्टेड फॉर 115 BSc, बस इतना वर्ड दे देता,
तो फिर कुछ नहीं करते, जितना HRA मिला है सैलरी शीट में टैक्सेबल कर दो, बाकी चीज देखना ही नहीं। समझ रहे हैं स्टूडेंट, तो गड़बड़ा जाएगा भाई, इतना सारा चीज इंस्टीट्यूट का क्या माथा खराब हो गया, पेज भरने के लिए दिया है, कुछ तो होगा। जो 1 मार्क्स नहीं है ना, उसको 5 मार्क्स मिलेगा फिर एग्जाम। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि जिसमें जितना बताना है उतना बताओ बस ना। और वही तो बात है ना, ये वो वाला पढ़ाई एक्चुअली, वो स्कूल वाला एडुकेशन बड़ा डब्बा एडुकेशन है। हाँ, मैंने सीरियसली हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आना चाहिए, बहुत बदलाव आना चाहिए, मैंने बहुत गड़बड़ चल रहा है। अच्छा देखो, तो इसका आंसर मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ, ऑलरेडी आपको पता है कैसे क्या करना होता है। इसका बेसिक सैलरी दिया हुआ था, क्वेश्चन ले लेता हूँ। बेसिक सैलरी दिया हुआ था सर, पहले था 10,000 पर मंथ, ठीक है। और ये 10,000 पर मंथ वाला सैलरी कब तक चला था उसका? He also got an increment of 1,000 per month in his basic salary with effect from 1st February, जनवरी तक चला है, यानी फरवरी से चेंज हुआ है। इसका मतलब 10 महीना उसका 10,000 चला है और 2 महीना उसका 11,000 चला है ना, यही बोलेंगे ना कि 10 महीना 2,000 करके और 2 महीना 11,000 करके। चलो, ये लोग भी वही किया है, 10 महीना 10,000 करके, 2 महीना 11,000। अच्छा, डियरनेस अलाउंसेस 100% ऑफ बेसिक सैलरी, क्वेश्चन में बोला था। ऐसा कौन सा कंपनी है भाई जितना सैलरी है उतना ही डीए दे रहा है? बढ़िया बात है भाई। 1,22,000, तो बेसिक बेसिक 1,22,000, डीए 1,22,000, यहाँ पर तक तो हो गया। लेकिन HRA में मेरे को झमेला में डाल दिया, क्यों? क्योंकि मेरे को चेंजेस, सब देखो यहाँ पर भी इसी तरह से किया है। अप्रैल टू मई का बेसिक सैलरी, जून टू अक्टूबर, नवंबर टू दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी टू मार्च, सेम स्टाइल में किया है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, पहले उसका डीए था, पहले उसका डीए चेंज था, ठीक है। ये देखो 15,000 करके था, फिर सैलरी सेम। आप लोग एक काम करना, इसको ना मेरे स्टाइल में करना, मैंने आप लोगों को जिस तरह से करवाया सेम स्टाइल में डाल देना, तो क्या होगा ना, आपका आंसर एकदम बिल्कुल आ जाएगा। एक बार करके देखो, उसके बाद और कुछ नहीं है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10%। और एक बात का ध्यान रखना, जब बंदा गाजियाबाद में है, जब बंदा गाजियाबाद में है तो 40% लेना, और जब दिल्ली में है तो 50% लेना। हाँ, एक बार करोगे, ट्राई करोगे ना घर पे इसको, या फिर हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि सर ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बस आप, जैसे मैं आज आप लोगों को जिस तरह से क्वेश्चन करवाया, लास्ट वाला जिस तरह का था, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बस आप ये डिफरेंस ठीक ठाक से डालें। जैसे यहाँ पर बोल दिया ऑलरेडी, अप्रैल से मई में चेंजेस है, जून से, क्योंकि जून से कुछ बदला है, आपको वो बदलाव ढूंढना है, नवंबर टू दिसंबर करना है, जनवरी का एक अलग निकालना है, और फरवरी टू मार्च का एक अलग निकालना है। अगर देखोगे कि भाई जनवरी टू मार्च का में एक में हो जा रहा है, तो आप देख लेना, ठीक है। बोलो सर, हो जाएगा घर पे ये वाला क्वेश्चन? मेरे को करके सॉल्यूशन भेजना सबको ही, मैं देखूंगा। কিরে বল, এই কোশ্চেনটা বাড়িতে হয়ে যাবে, হবে কি হবে না? হ্যাঁ স্যার, চেষ্টা করব। চেষ্টা করবি, এখনো চেষ্টা করবি? বল কি হ্যাঁ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অলরেডি তো এরকম কোশ্চেন অনেকগুলো করালাম। अच्छा ना, मैंने देख, अगर आप लोग इससे पहले वाला सारा क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों को, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझे हो, तो ये वाला क्वेश्चन में आपको दिक्कत, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस एक पॉइंट था गाजियाबाद और ये वाला दिल्ली वाला, उसको थोड़ा ध्यान से रखना, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं।
ठीक है, तो सर आज मैं क्लास इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में RFA डिस्कशंस एज वेल एज मोटर कार वगैरह डिस्कशन ये सब करेंगे आई थिंक, और 2-3 क्लास लगेगा सैलरी, तो सैलरी आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक बार सारा छोटा छोटा टॉपिक कवर हो जाएगा ना सर, मेन तो फिर जो चुंदा छोटा छोटा टॉपिक है ना, वो ज्यादा झमेला नहीं, उसमें मेन क्वेश्चन में डील करना है। मेन जो झमेला वाला है, बस इसमें से और एक झमेला वाला टॉपिक है RFA का, मोटर कार का, ठीक है। बाकी ऐसा जो झमेला वाला कुछ नहीं, बाकी इसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन डील करेंगे, टोटल क्वेश्चन, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स है ना वो डील हो जाएगा। फिर 2-3 बड़ा क्वेश्चन करके आप आराम से भी घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही है। बाय फिर सर, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, बाय सर। बाय सर।